सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.2 पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। तो पिक्टोग्राफ क्या है? ये एक तरह का विजुअल, यानी यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी इमेजेस के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में। एंड सजेस्टिव वे, यानी इस तरीक़ों को सजेस्ट भी करते हैं कि हाँ ऐसा कर लो। कब सजेस्ट करते हैं? जब डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो कि वहाँ पर हमको नंबर नहीं लिखना। यानी पिक्टोग्राफ्स डाटा को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है जहाँ हमको विजुअली चीज़ें समझ में आती हैं, इमेज, पिक्चर या सिंबल्स के थ्रू, और यहाँ पर हम नंबर्स नहीं लिखते। लुक एट दिस पिक्चर, यू मे बी फेमिलियर विद इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। तो नीचे जो पिक्चर दी है इसको आप देखो, इससे आप फेमिलियर होगे, प्रीवियस क्लासेस में इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ये जो टेबल है उसको हम थोड़ा देखते हैं। देखो इसमें पहले कॉलम में दिया है मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, यानी स्टूडेंट कौन से मोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। प्राइवेट कार से ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक बस से ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल बस से, साइकिल से जा रहे हैं कि पैदल चल रहे हैं, ये आपको दिया है। फिर दूसरे कॉलम में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग है वो कितने स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट कार की बात कर लें तो कितने बच्चे प्राइवेट कार यूज़ कर रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? वो आपको यहाँ पर सिंबल से दिया हुआ है। तो क्या करें, डायरेक्ट सिंबल हम काउंट कर ले और वैल्यू आ जाए। यानी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 सिंबल फेस का बना हुआ है। तो क्या यहाँ हम आंसर डायरेक्ट दे देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 4 हैं? नहीं, ऐसे नहीं देंगे, बल्कि यहाँ साइड में स्केल भी बनी हुई है। स्केल भी हम पहले देखेंगे। ये जो स्केल है वो ये बता रही है कि एक जो फेस है, यानी एक फेस का जो सिंबल बना है वो इक्वल है 1 स्टूडेंट के। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिंबल काउंट कर लेना है, ये आ गया आपका 4। फिर स्केल के अंदर एक जो सिंबल की वैल्यू है वो कितनी दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक सिंबल इक्वल 1 स्टूडेंट, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा वही 4। लेकिन ये एक तरीका है, क्योंकि स्केल की वैल्यू हम अलग अलग ले सकते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको नंबर ऑफ सिंबल काउंट कर लेना है, फिर एक सिंबल की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ये जो 4 है वो बता रहा है कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट कार से ट्रैवल करते हैं। इसी तरह पब्लिक बस का निकालना है तो आप निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 अपना काउंट कर लिया, और एक सिंबल की वैल्यू है 1 तो आ गया 5। 5 बच्चे ऐसे हैं जो पब्लिक बस से ट्रैवल करते हैं। इस तरह स्कूल बस, साइकिल और वॉकिंग का भी आप निकाल सकते हो। दिस पिक्चर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एट अ ग्लैंस द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। तो ये पिक्चर आपकी मदद करती है कि एट अ ग्लैंस, यानी एक नज़र में ही आप ये बता सकते हो कि अलग अलग जो मोड्स है ट्रैवल का वो कौन सा है जो स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मोड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कौन सबसे कम किया जा रहा है, ये भी एक नज़र में हमको पता चल जाता है। बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसी पिक्चर से बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके आंसर आप दो। विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा कौन सा मोड बच्चे यूज़ कर रहे हैं? देखो एक नज़र में ही हमको आंसर मिल जाएगा भाई, जहाँ पर ज़्यादा सिंबल बना होगा वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा सिंबल कहाँ बना हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है, स्कूल बस वाला कॉलम है, तो इसका आंसर हो गया स्कूल बस। फिर इसी तरीके से आपको लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट का पूछ रहा है, सबसे कम बच्चे कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे कम सिंबल कहाँ बना हुआ है, ये देखो 3 सिंबल बना हुआ है। किसके लिए है? ये साइकिल के लिए है, ये साइकिल के सामने ये 3 सिंबल बना है और 3 सबसे कम सिंबल है, तो इसका आंसर हो गया साइकिल। अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पिक्टोग्राफ क्या करता है, डाटा को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर के थ्रू। जैसे ऊपर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की थी ना, तो स्टूडेंट के लिए एक फेस का सिंबल बना दिया, जो इमोजी वाला होता है ना, स्माइलिंग इमोजी वाला, वैसा एक सिंबल बना दिया। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चन अबाउट डाटा विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस। तो ये मदद करता है कि डाटा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो उसको एक नज़र में ही हम आंसर बता सकें। इन द अबव पिक्टोग्राफ 1 यूनिट ऑफ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। तो ऊपर जो पिक्टोग्राफ हमने देखा वहाँ पर एक जो यूनिट थी, या हम कह सकते हैं एक जो सिंबल बना था, ठीक है, एक फेस वाला जो सिंबल बना था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ऐसे भी पिक्टोग्राफ्स होते हैं जहाँ पर एक यूनिट या एक जो सिंबल है वो कई सारे लोगों को या कई सारे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नंद किशोर ने कलेक्ट किया रिस्पॉन्सेज फ्रॉम चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बेरासिया रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। अब नंद किशोर ने एक डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ कब कब ऐसा होता है कि कम से कम आप 9 घंटा रात में सोते हो। कम से कम का मतलब ये है कि 9 घंटा तो सोते ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, कम से कम 9 घंटा रात में आप कब कब सोते हो। तो 3 तरीके के रिस्पॉन्स उन्होंने रिकॉर्ड किए। क्या हमेशा कम से कम 9 घंटा सोते हो रात में, या कभी कभी ऐसा होता है
कि कम से कम 9 घंटा आपने सो लिया, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम आप 9 घंटा सोए हो। ये वर्ड ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन एक आएगा जहां कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो कह रहा है एटलीस्ट 9 आवर्स, एटलीस्ट 9 आवर्स का मतलब 9 घंटा या उससे ज़्यादा, कम से कम 9 घंटा सोने की बात कह रहा है। तो बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया उसको इस तरह से इन्होंने सिंबल का यूज़ करके टेबल के अंदर नोट कर लिया, यानी इसका बेसिकली पिक्टोग्राफ बना लिया। अब इस पिक्टोग्राफ को देख के अगर आपको ये जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि वो हमेशा कम से कम 9 घंटा सोते हैं, तो आप क्या करोगे? क्या बताया था? सबसे पहले नंबर ऑफ सिंबल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। अब डायरेक्ट 5 आंसर दे दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 तो हमारा सिंबल है। स्केल देखो कि एक जो सिंबल है वो किसके बराबर है? 10 चिल्ड्रन के बराबर है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 50। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा कि 50 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया, ये जवाब दिया कि वो कम से कम 9 घंटा हमेशा सोते हैं और कोई काम ही नहीं है, इतना सोना पसंद है। अब समटाइम्स का आप बताओ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कम से कम 9 घंटा सो लेते हैं। 1 2 और ये क्या, यहाँ पर तो आधा सिंबल बना है भाई। हमारा सिंबल ये था, इसमें आप देखो लास्ट वाला जो बना है वो आधा बना है, यानी सिर्फ इतना बना है। तो इसको क्या करेंगे? देखो ये एक सिंबल 10 चिल्ड्रन को शो कर रहा है, ये एक सिंबल 10 चिल्ड्रन को शो कर रहा है। ये आधा सिंबल किसको शो करेगा? जब एक फुल सिंबल 10 को शो कर रहा है तो आधा 5 को शो करेगा। तो 10 + 10 20 + 5 25। फिर नेवर का आप बता दो, 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया आपका 40। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द पिक्टोग्राफ। ये वाला क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा कम से कम 9 घंटा रात में सोते हैं? तो ऊपर हमने वैल्यू निकाली है, वहां से आंसर दे सकते हो। ऑलवेज का क्या दिया हुआ है? अभी हमने निकाला 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। लेकिन इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको नीचे दिया है, तो इस तरह से आप आंसर देना। ये वाले का आंसर क्या होगा? इन द टेबल देयर आर 5 पिक्चर्स फॉर ऑलवेज। ऑलवेज के लिए कितनी पिक्चर है? 5 पिक्चर है। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रन। हर पिक्चर 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रही है। देयरफॉर 5 पिक्चर इंडिकेट्स, यानी एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5 पिक्चर कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आ गया 50 चिल्ड्रन। बी वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी कम से कम 9 घंटा सोते हैं रात में? तो ये तो देखो हमने ऊपर निकाल लिया था 25। प्रॉपर आंसर कैसे दोगे? आप लिखोगे देयर आर 2 कंप्लीट पिक्चर्स। 2 कंप्लीट पिक्चर बनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 20। एंड हाफ पिक्चर, और एक आधी पिक्चर है। फुल पिक्चर आपका 10 शो कर रही है, आधी पिक्चर कितना शो करेगी? 5 शो करेगी। देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स ओनली समटाइम्स इज 20 + 5 आ गया 25। यही तो ऊपर हमने निकाला था। अब सी वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट। टेबल जो बनाया गया है वो किस हिसाब से बनाया गया है? स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स, यानी कम से कम 9 घंटा सोते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एटलीस्ट नहीं पूछ रहा है, जो हमेशा सोते हैं 9 घंटे से कम। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये वो रिस्पॉन्स है जहाँ पर बच्चों ने कहा कि नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम 9 घंटा हम सोए हों? ये कब कहेगा? जब वो हमेशा 9 घंटे से कम सो रहे होंगे। समझ पा रहे हो बात की नहीं? पिक्टोग्राफ जो बना था वो किस रिस्पॉन्स के हिसाब से बना था? कम से कम 9 घंटे के हिसाब से, यानी 9 घंटा या उससे ज़्यादा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 9 घंटे से कम का। तो जो बच्चे कभी भी कम से कम 9 घंटा ना सोए होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं? कि ये वो बच्चे हैं जो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं। यानी जो बच्चा हमेशा 9 घंटे से कम सोता है वो क्या कहेगा कि भैया कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम हम 9 घंटा सोए हों, हम तो 9 घंटे से कम सोते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? नेवर, कभी नहीं। तो यहाँ पर नेवर वाले के हिसाब से हम आंसर देंगे, ठीक है। अक्सर बच्चों को गलती क्या हो जाती है, वो देख लेते हैं ऑलवेज। अच्छा ऑलवेज है तो ऑलवेज वाला देख लो। बात किसकी कर रहा है ये तो देखो। टेबल जो बनाया गया है, जो पिक्टोग्राफ बनाया गया है, वो एटलीस्ट 9 आवर्स का बनाया गया है। क्वेश्चन एटलीस्ट 9 आवर्स का नहीं पूछ रहा है, 9 आवर्स से कम का पूछ रहा है। तो जो बच्चा हमेशा 9 घंटे से कम सोएगा वो तो यही कहेगा कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कम से कम 9 घंटा सोया हूँ, मैं तो हमेशा 9 घंटे से कम ही सोता हूँ। माई आंसर इज नेवर, कभी नहीं। तो अब इस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आप लिखोगे देयर आर 4 कंप्लीट पिक्चर्स फॉर नेवर, हैज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल 40 चिल्ड्रन नेवर स्लीप एटलीस्ट 9 आवर्स इन नाइट, दैट इज दे ऑलवेज स्लीप लेस देन 9 आवर्स। कहने का मतलब ये कि वो हमेशा 9 घंटे से कम ही सोए हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कम से कम 9 घंटा सोए हों। ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। चलिए पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। एक दिन लखन पाल ने कलेक्ट किया डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ईच क्लास। हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं उसका डाटा कलेक्ट किया। तो इस तरह से कुछ डाटा है। फर्स्ट क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, सेकंड क्लास में 5, थर्ड क्लास में 4, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है।
ही क्रिएटेड अ पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट दिस डाटा एंड डिसाइडेड टू शो वन स्टूडेंट एज वन सिंबल इन द पिक्चर। तो उन्होंने एक पिक्टोग्राफ बनाया ताकि इस डाटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें, और वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक स्टूडेंट के लिए हम एक सिंबल बनाएंगे। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, पिक्टोग्राफ बनाने का एक तरीका ये है कि हम दो रेज ड्रॉ करेंगे। एक रे इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगी यानी लेटी हुई, और एक वर्टिकल होगी, ठीक है, यानी खड़ी हुई। दोनों रेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे। तो इसको बेसिकली रेज ना कह के एक्सिस कहा जाता है। जब इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा का ना, तो ये एक्सिस कहलाती है। तो एक एक्सिस पे हम एक इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, दूसरी एक्सिस पे दूसरी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। दो तरीके की इन्फॉर्मेशन है ना, एक तो हमको क्लास का दिया हुआ है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दिया है। तो किसी को भी आप किसी एक्सिस पे रख सकते हो। जैसे चलो आपके बुक में दिया है वैसे ही हम कर देते हैं कि ये वाली एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर देते हैं, ये वाली एक्सिस पे सारा हम क्लास शो कर देंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो वर्टिकल वाली एक्सिस है वहाँ हम क्लासेस को शो कर देंगे। ये इस तरह से हमने लिख दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 8 तक पूरा क्लास हमने वर्टिकल वाली एक्सिस पे शो कर दिया। अब जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है, लेटी हुई एक्सिस है, उस पर हम क्या शो कर देंगे? दूसरी इन्फॉर्मेशन। और वो कौन सी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, जो कि एब्सेंट है, ठीक है, या सिंपल आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। तो अब आपको बताना है कि क्लास फर्स्ट के अंदर कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम ऐसे शो कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली शो कर रहे हैं ना, तो जितने बच्चे एब्सेंट होंगे उतना ही सिंबल हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब देख लो ऊपर जो हमारा टेबल है, क्लास फर्स्ट के अंदर 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, और स्केल हमने क्या ली है कि एक स्टूडेंट के लिए हम एक सिंबल बनाएंगे। तो 3 स्टूडेंट एब्सेंट है तो कितना सिंबल बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो ये हमने बना दिया। अब सेकंड क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, एक स्टूडेंट के लिए एक सिंबल ड्रॉ करेंगे, तो 5 स्टूडेंट के लिए 5 सिंबल ड्रॉ कर दिया। इसी तरह क्लास थर्ड में 4th है तो 4 हमने सिंबल बना दिया। क्लास 4th के 2 स्टूडेंट एब्सेंट है तो 2 सिंबल बना दिया। 5th में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है तो 0, कुछ नहीं बनाया। 6 में 1, 7 में 5, 8 में 7, ठीक है। इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बना लेंगे। अब इसी बीच हिज फ्रेंड्स सनीना एंड संगीता कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच क्लास। तो ऊपर डाटा किसका दिया था? कितने बच्चे एब्सेंट हैं। ये जो नीचे बात कर रहे हैं हम वो किसकी है? कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो क्लास फर्स्ट के अंदर 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है, सेकंड में 35 प्रेजेंट है। इस तरह से कुछ दिया है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऊपर वाले तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, वहाँ क्या कर रहे थे? एक स्टूडेंट के लिए एक सिंबल हम ड्रॉ कर रहे थे। तो यहाँ पर क्लास फर्स्ट की बात कर लें तो 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है, यानी 30 सिंबल हमको बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, मेहनत का काम भी है। क्या इसको और आसान नहीं किया जा सकता? बिल्कुल आसान कर सकते हैं। हम स्केल दूसरी चूज़ कर लेंगे। ऐसा ना कर लें कि एक जो सिंबल है वो 5 स्टूडेंट्स को शो करे, तो कैसा रहेगा? तो कितने सिंबल बनाने होंगे उसके लिए हम जस्ट क्या करेंगे, जितने स्टूडेंट है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा कितना फेस हमको बनाना पड़ेगा। 30 को 5 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 6, यानी क्लास फर्स्ट के लिए आपको 6 फेस बनाने पड़ेंगे। अब ये पूरा फेस नहीं बना रहा हूँ मैं, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो 6 फेस बनाने पड़ेंगे। तो एक फेस हमारा क्या दिखा रहा है, नहीं एक सिंबल कितने स्टूडेंट को दिखा रहा है? 5 को। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5, ये भी 5, ये 5 और ये 5। काउंट कर लो, आपका टोटल आएगा 30। तो यही किया जाता है। हमने स्केल दूसरी चूज़ कर ली कि अब 5 स्टूडेंट के लिए हम एक ही सिंबल बनाएंगे। तो टोटल 30 स्टूडेंट है, 30 को 5 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 6, यानी टोटल आपको 6 सिंबल बनाना पड़ेगा। तो जिसको भी वैल्यू निकालनी होगी वो क्या करेगा? सिंबल काउंट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 सिंबल हैं, और एक सिंबल की वैल्यू आपको दी है कि 5 स्टूडेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 30। तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा कि 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्लास फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो समझ गए आप। इसी तरीके से सबकी वैल्यू आप निकाल लोगे। 35 को भी 5 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 7, यानी यहाँ पर सेकेंड क्लास के लिए आपको 7 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ भी 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 4। If they want to show their data through a pictograph where they also use one symbol for each student as लखन पाल did, what are the challenges they may face? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे लखन पाल ने एक स्टूडेंट के लिए एक फेस बनाया था, यानी एक सिंबल बनाया था, अगर ये लोग भी ऐसा करेंगे तो क्या चैलेंज आएगा? तो चैलेंज ये होगा, इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग एंड लेबोरियस। टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी लगेगी। तो चीज़ों को आसान बनाना, क्यों इतनी मेहनत करना? अब यहीं पर देखो क्लास फर्स्ट में 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है ना, तो अगर 30 सिंबल ऐसे लाइन से बनाते तो टाइम भी ज़्यादा लगता, मेहनत भी ज़्यादा लगती, बहुत छोटा छोटा सिंबल बनाना पड़ता, तो दिखने में भी ख़राब लगता। ये सब करने के बाद भी हो सकता है कि आपके कॉपी के अंदर पूरा ना आ पाता, तो ये अलग से मुसीबत। ठीक है, तो ये चैलेंज आपके सामने आएगा। जनीना मेड अ प्लान टू एड्रेस दिस सिंस देयर वर मेनी स्टूडेंट, शी डिसाइडेड टू यूज एक जो सिंबल है वो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करे। शी फिगर्ड दैट
वुड सेव टाइम एंड स्पेस टू। इससे जगह भी बच जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरह से टेबल बन जाएगा। जो वैल्यूज़ मैंने ऊपर निकाल के आपको दिखाई 6 7 4 5 6 5 6 4, ये क्या है, हर क्लास के सामने इतने आपको सिंबल बनाने हैं। ये देखो इस तरह से बना देना आप, और यहाँ साइड में आप स्केल ज़रूर लिख देना। अगर ये नहीं लिखा तो सारा खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि अगले बंदे को अगर ये स्केल नहीं दिखेगी तो वो क्या कहेगा कि भैया एक फेस किसको शो कर रहा है। तो उस केस में अपने से अज्यूम कर लिया जाता है कि एक फेस एक स्टूडेंट को शो कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो वो कह देगा क्लास फर्स्ट के अंदर 6 स्टूडेंट प्रेजेंट है, जो कि गलत हो जाएगा। तो स्केल ज़रूर सा दिखाना। यहाँ 6 निकालेगा और ऊपर स्केल देखेगा 5 स्टूडेंट की है, मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर उसको मिल जाएगा 30। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जरीरा ने ये प्लान बनाया कि एक सिंबल हमारा 5 स्टूडेंट को शो करेगा, उसके हिसाब से ये पिक्टोग्राफ बना दिया। संगीता ने डिसाइड किया कि वो एक जो सिंबल है उसे 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब क्योंकि एक जो फुल सिंबल है वो 10 स्टूडेंट को शो कर रहा है, शी हैड अ प्रॉब्लम इन शोइंग 25 स्टूडेंट एंड 35 स्टूडेंट इन द पिक्टोग्राफ। अब उसको दिक्कत ये आ रही है कि 25 स्टूडेंट को कैसे शो करे, 35 स्टूडेंट को कैसे शो करे। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 10 स्टूडेंट के लिए एक सिंबल बना दिया, एक और 10 के लिए एक और सिंबल बना दिया। अब ये 5 कैसे शो करें, तो 10 के लिए एक फुल सिंबल बना है, तो 5 के लिए एक आधा सिंबल बना दो। तो ये आधा बना दिया, एक आंख दिखा दी और नाक तो गायब ही हो गई, आधा मुंह, ये ऐसा सिंबल बना दो, तो ये 5 को शो कर देगा। देन शी रियलाइज शी कुड यूज हाफ टू शो 5 स्टूडेंट। तो याद है, अरे हम तो 5 स्टूडेंट को आधे सिंबल से शो कर सकते हैं, तो यहाँ भी काम बन जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यू है वो इसी हिसाब से अब आपको निकालनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 3 आ जाएगा। यानी संगीता को क्लास फर्स्ट के सामने 3 फेस बनाने पड़ेंगे। सेकंड क्लास के लिए इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा और 5 बच जाएगा। तो जो 5 बच जाएगा वो आधा सिंबल से शो किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ भी कर लोगे। 10 से डिवाइड करोगे तो 2 फेस आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ 2 फेस तो पूरा और एक आधा फेस, इस तरह से आपका काम होगा। ठीक है। What could be the problem faced in preparing such a pictograph if total number of students present in class is 33 और 27? तो किस तरह की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा इस तरीके के पिक्टोग्राफ को बनाने के लिए, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट हैं वो 33 हो या 27 हो, इस तरह के नंबर हो, तो आप कैसे करोगे। यानी जैसे मान लो हमने एक सिंबल का यूज़ किया 10 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो 30 तो आप दिखा लोगे, 30 शो करना है तो 3 सिंबल बना दो, लेकिन 33 कैसे शो करेंगे। 33 का 30 तो दिखा लोगे, अब ये जो 3 बचा उसके लिए आप कितना सिंबल बनाओगे। 10 स्टूडेंट के लिए आप एक फुल सिंबल बना रहे हो फेस का, 3 के लिए कितना बनाना पड़ेगा। तो पिक्टोग्राफ में ये लिमिटेशन होती है कि हर जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो हम नहीं दिखा सकते। यानी 10 को तो चलो हम फुल सिंबल बना के दिखा देंगे, 5 दिखाना होगा तो आधा सिंबल बना देंगे। ये इस तरह से हमने बना दिया और कहा कि भैया ये 5 है। लेकिन 3 के लिए हम क्या करेंगे, आधे से थोड़ा सा कम ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी इतना करीब ड्रॉ कर दो, थोड़ा सा मुंह दिखा दो। तो जो देखेगा इस सिंबल को उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये एक्चुअली आपने 3 ड्रॉ किया है कि 4 ड्रॉ किया है कि 2 ड्रॉ किया है। इतना तो आइडिया लग जाएगा कि आधे सिंबल से कुछ कम बना है, लेकिन ये कम कितना है, एक्चुअल में ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 को कि 2 को, ये नहीं समझ में आएगा। तो हर जो फ्रैक्शनल यूनिट है, यानी एक फुल सिंबल के हर टुकड़े को हम नहीं शो कर सकते, ये प्रॉब्लम इसके साथ आती है। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना, इफ़ यू यूज़, अगर ये एक सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स, वी कैन शो 30 स्टूडेंट्स बाय ड्राइंग 3 सिंबल्स। तो 30 स्टूडेंट को दिखाना होगा तो 3 सिंबल बना देंगे, लेकिन जो बचे हुए 3 स्टूडेंट हैं उसको हम शो नहीं कर सकते यूजिंग फ्रैक्शंस ऑफ सिंबल, यानी सिंबल्स के और छोटे टुकड़े करके चाहे कि हम 3 को भी शो कर दे तो वो नहीं कर सकते। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास इज 33, अगर नंबर स्टूडेंट जो प्रेजेंट है क्लास में वो 33 हैं तो 33 का 30 तक तो दिखा लोगे, लेकिन बचा हुआ जो 3 है उसके लिए सिंबल का आपको फ्रैक्शन करना पड़ेगा, उसका टुकड़े करने पड़ेंगे, जो कि आप शो नहीं कर सकते। सिमिलरली वी कैन नॉट शो 27 यूजिंग सिंबल्स दिस वे। इसी तरीके से अगर 27 की बात कर ले तो उसको भी इस तरीके से हम नहीं दिखा सकते। अब पिक्टोग्राफ्स के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। पिक्टोग्राफ्स आर नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक अच्छा विजुअल, यानी आपको देखने समझ में आएगा कि हाँ कौन सी चीज़ कितनी है, और सजेस्टिव वे है, यानी ये सजेस्ट भी किया जाता है कि भाई ऐसा करो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर जो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स के थ्रू किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है, पिक्टोग्राफ्स कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फरेंस अबाउट डाटा विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस। पिक्टोग्राफ्स की मदद से हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं और इन्फरेंस यानी उससे नतीजे निकाल पाते हैं जो भी डाटा हमको दिया होता है, विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस, यानी एक नज़र मार लोगे
तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, उससे क्या नतीजा निकल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। इन द एग्जाम्पल अबव अबाउट फेवरेट गेम्स, फेवरेट कलर्स, मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ कन्वेंस, यानी जो ट्रेवल का मोड है ना वो, उसके बारे में हमने ऊपर देखा था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, तो ये सारे जो डाटा है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और उससे क्या बात समझ में आ रही है, यह सारा सिर्फ एक नज़र देखने से ही हमको पता चल जाता है। बाय रीडिंग अ पिक्टोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। पिक्टोग्राफ को रीड करने से हम बड़ी जल्दी से समझ जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई चीज़ कितनी बार रिपीट कर रही है। जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो पिक्टोग्राफ देख के आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस क्लास में ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं, किस में कम प्रेजेंट हैं, कितने हैं, इसका भी एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ क्रिकेट और हॉकी का एग्जाम्पल आपको दिया है। जैसे क्रिकेट में रन्स की बात कर लें तो प्लेयर्स के नाम लिख दिए और साइड में उनके रन पिक्टोग्राफ की मदद से शो कर दिया, तो एक नज़र में देखने से आपको पता चल जाएगा हाँ किसने कितना रन बनाया। जैसे हमने 10 रन के लिए एक बैट का सिंबल इस तरह से बना दिया। अब मान लो किसी ने 15 रन बनाए तो एक बैट बनाएंगे और एक आधा बैट बनाएंगे। किसी ने सेंचुरी मारी तो ऐसे 10 बैट हमको बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बैट्स को देख के हमको आइडिया लग जाएगी हाँ इसने देखो ज़्यादा रन बनाए हैं, इस वाले के सामने तो कम बैट बना हुआ है, इसका मतलब इसने कम रन बनाए हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज का आइडिया लग जाता है। इसी तरह हॉकी का भी कि हाँ कितना स्कोर हुआ, उसको आप सिंबल से शो करके फ्रीक्वेंसी का आइडिया दे सकते हो कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। एंड द कंपैरिजन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, तो जैसे मैंने बताया क्रिकेट का एग्जांपल देके कि जिसमें ज़्यादा बैट होंगे वो ज़्यादा रन बनाया होगा, जिससे कम बैट होंगे कम रन बनाया होगा। तो फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन भी आसान हो जाता है। जैसे ऊपर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का देखा था, जिसमें ज़्यादा सिंबल बना था यानी ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जिस डाटा के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। कम सिंबल बना है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है। इन अ पिक्टोग्राफ द कैटेगरीज कैन बी अरेंज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो पिक्टोग्राफ के अंदर जो कैटेगरीज हैं यानी जिसका डाटा है, जिसको आपको सिंबल से शो करना है, उसको आप चाहे हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दो या वर्टिकली अरेंज कर दो। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो जो सिंबल्स है वो कैसे अरेंज है, हॉरिजॉन्टली अरेंज है कि नहीं। सिंबल ऐसे ड्रॉ किया गया है और ये वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसी सेम पिक्टोग्राफ को आप वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हो। कैसे? अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो क्लासेस हैं उसको वर्टिकल एक्सिस पे लगा दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लगा दिया। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। हमने क्लासेस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कर दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट आप ये वर्टिकल एक्सिस पे दिखा सकते हो। अब यहाँ पर आपने क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, मैं फिफ्थ तक दिखा रहा हूँ। अब देखो क्लास फर्स्ट के अंदर कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, ऊपर टेबल में दिया है 3, तो 1 2 3 सिंबल हमने बना दिए। अब यहाँ सिंबल हम कैसे बना रहे हैं, वर्टिकल बना रहे हैं कि नहीं, खड़ी हुई लाइन पे बना रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर जो दिया था वहाँ सिंबल हम ऐसे इस लाइन में बना रहे थे यानी हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे थे, अब वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं तो इसका ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम ऐसे शो कर रहे हैं ना, तो अब पिक्चर कैसे बनाएंगे, हम वर्टिकली बनाएंगे। तो यही बात आपको बताई जा रही है कि ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे ही ड्रॉ करें, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी जो कैटेगरीज हैं जिनको हम सिंबल से शो करेंगे उसको चाहे आप हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दो या वर्टिकल अरेंज कर दो, दोनों तरीके होते हैं। फॉर ईच कैटेगरी सिंपल पिक्चर्स एंड सिंबल्स आर देन ड्रॉन इन डेजिग्नेटेड कॉलम्स और रोज अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी। तो एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि इसको हमको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है या वर्टिकली अरेंज करना है, फिर जो कैटेगरीज है उसको सिंपल पिक्चर्स से या सिंबल्स का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो इन डेजिग्नेटेड कॉलम्स। यानी अगर वर्टिकली अरेंज करोगे तो सिंबल कैसे बनेंगे, कॉलम से बनेंगे, नीचे से ऊपर इस तरह से ड्रॉ होंगे। हॉरिजॉन्टली अरेंज करोगे तो सिंबल इस तरह से बनेंगे, ठीक है, यानी रोज में बनेंगे। ऐसे ऐसे आपका कॉलम होता है, ऐसे ऐसे आपकी रो होती है, आप जानते होगे। कितना ड्रॉ करना है वो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगा। 3 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो 3 सिंबल ड्रॉ करोगे, 5 स्टूडेंट प्रेजेंट या एब्सेंट जिसका भी डाटा हो तो 5 सिंबल्स आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो कॉलम्स में अरेंज करना है कि रो में अरेंज करना है, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उतने सिंबल हम बनाएंगे। आई स्केल और की, स्केल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो स्केल या इसको की भी कहते हैं। ये क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सिंबल है ना, तो वो क्या शो कर रहा है, एक सिंबल ये शो कर रहा है 1 स्टूडेंट, ऐसे दिखा सकते हो, या एक सिंबल से आप 5 स्टूडेंट को शो कर सकते हो। तो ये स्केल होती है कि क्या स्केल आपने मानी है। भाई एक सिंबल बना है तो जो डाटा को रीड करेगा, उस पिक्टोग्राफ को रीड करेगा, वो क्या समझे कि भैया ये जो एक चेहरा बना हुआ है, एक सिंबल बना है, इसका क्या मतलब है। ये एक स्टूडेंट को दिखा रहा है कि 5 स्टूडेंट को दिखा रहा है कि 10 स्टूडेंट को दिखा रहा है, ये आपको पिक्टोग्राफ में साइड में मेंशन करना पड़ेगा। इज एडेड टू शो व्हाट ईच सिंबल और पिक्चर रिप्रेजेंट। तो स्केल को ऐड किया जाता है पिक्टोग्राफ में ताकि बता सकें कि ये जो सिंबल या पिक्चर है वो क्या शो कर रहा है।
ईच सिंबल और पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 1 यूनिट और मल्टीपल यूनिट्स। तो एक सिंबल या पिक्चर 1 स्टूडेंट को यानी 1 यूनिट को भी शो कर सकता है या मल्टीपल यूनिट 5, 10, 2, 3 कुछ भी शो कर सकता है। It can be more challenging to prepare a pictograph when amount of data is large or when the frequencies are not exact multiples of scale or key। अब पिक्टोग्राफ बनाना कब चैलेंजिंग हो जाता है, मुश्किल कब हो जाता है? जब जो अमाउंट ऑफ डाटा है ना वो लार्ज हो। जैसे मान लो क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, उनकी अटेंडेंस के डाटा को पिक्टोग्राफ से शो करना है, तो आपको सबसे पहले 60 स्टूडेंट का नाम लिखना पड़ेगा पूरा, फिर उनके सामने सिंबल्स बनाओगे अटेंडेंस का। तो एक पेज पे इनको शो करना मुश्किल है, 2-3 पेज में शो करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आसानी से हम शो नहीं कर सकते इसको। तो एक दिक्कत ये आती है अगर डाटा हमारे पास लार्ज है तो उसको शो करना मुश्किल होता है। उसमें भी टेक्निक होती है कैसे शो करते हैं, लेकिन मुश्किल होता है। और दूसरा केस कब, जब जो फ्रीक्वेंसीज है वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होती स्केल या की। जैसे ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये यहाँ पर डाटा देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट थे वो क्या आ रहे थे 30, 35, 20, 25, 30, 25, 30, 20। तो ये सारे 5 के मल्टीपल हैं, यानी 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहे हैं। तो हम ये कैसे निकालते थे कि कितना सिंबल बनाना है, डिवाइड करके ना। तो हमने स्केल मानी थी कि एक सिंबल हमारा 5 स्टूडेंट का है, तो हम इन सारी वैल्यू को 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा था और हमको पता चल जा रहा था कि हाँ कितने सिंबल बनाने हैं। अगर ये वैल्यूज इस 5 के मल्टीपल ना होती तो क्या करते, जैसे मान लो यही वाली वैल्यू आपकी 37 होती, अब 37 को 5 से डिवाइड करते तो ये 7 टाइम्स जाता, यानी 7 सिंबल तो आपको फुल बनाने हैं। फिर जो 2 बच जाता, यानी 35 तक जाता, 2 बच जाता। अब ये जो 2 स्टूडेंट हैं उनको सिंबल से कैसे शो करोगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती कि इसको हम शो नहीं कर सकते। यानी हमेशा डाटा हमको इस तरह से तो मिलेगा नहीं कि किसी कॉमन नंबर के ये सारे मल्टीपल हों कि उससे जब हम डिवाइड करें तो ये सब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। डाटा तो कैसे भी आ सकता है, तो वहाँ पर इसको ड्रॉ करना चैलेंजिंग होता है। तो जो स्केल आपने मानी है वो फ्रीक्वेंसीज की एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होंगी, तो उनको शो करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें पिक्टोग्राफ के बारे में हो गई। अब चलिए हम फिगर इट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनोरी। तो नीचे जो पिक्टोग्राफ है वो शो कर रहा है कि कितनी बुक्स को बोरो किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा एक हफ्ते के अंदर लाइब्रेरी से। तो इस तरह से आपको पिक्टोग्राफ बना हुआ है। एक कॉलम के अंदर आपको डे लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम के अंदर कितनी बुक को बोरो किया गया है। साइड में आपको स्केल या की भी दी है कि एक जो ये बुक वाला सिंबल बनाया ना, इसका मतलब एक बुक है। इसमें ए पार्ट वाला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, कौन सा दिन कम से कम बुक को बोरो किया गया। तो सबसे कम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, वेंसडे ना लगा देना, थर्सडे होगा, क्योंकि थर्सडे को तो कोई बुक बोरो ही नहीं की गई। इसका मतलब सबसे कम नंबर ऑफ बुक जो बोरो की गई वो 0 है, और कब की गई है, वो थर्सडे को। तो आप लिखोगे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ऑन थर्सडे। फिर बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक, पूरे हफ्ते का आप टोटल बताओ कितनी बुक को बोरो किया गया। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। पहले मंडे को देख लो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ट्यूसडे को 4 बुक्स बोरो की गई, वेंसडे को 2, थर्सडे को 0, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 8। तो टोटल निकालना है तो सबका सम कर दो आप। टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक इक्वल 5 + 4 + 2 + 0 + 5 + 8 इक्वल 24। सी वाला है, ऑन विच डे वर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, कौन सा दिन जहां सबसे ज्यादा बुक बोरो की गई। व्हाट में बी द पॉसिबल रीजन, उसका रीजन क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हो सैटरडे को 8 बुक्स बोरो की गई, यानी सबसे ज्यादा सैटरडे को लिया गया। अच्छा, रीजन क्या हो सकता है। तो सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे आता है ना, तो संडे को छुट्टी रहती है, थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, इसीलिए बच्चों ने सैटरडे को ज्यादा बुक बोरो कर ली कि चलो संडे को पढ़ लेंगे। तो आंसर आप लिख दोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ऑन सैटरडे। इट मे बी, आपसे पूछ रहा है ऐसा क्या हो सकता है रीजन, तो अपने हिसाब से आपको रीजन देना है। इट मे बी बिकॉज नेक्स्ट डे इज संडे, सो फ्री टाइम अवेलेबल टू रीड बुक्स। क्वेश्चन नंबर 2, मगन भाई sells kites in Jamnagar. 6 shopkeepers from nearby villages come to purchase kites from him. The number of kites he sold to these 6 shopkeepers are given below. तो मगन भाई पतंग बेचते हैं जामनगर के अंदर। पास के गांव के 6 दुकानदार हैं जो इनसे पतंग ले जाते हैं अपने अपने गांव में बेचने के लिए। तो कौन कौन सा शॉपकीपर कितनी पतंग लेके गया, ये डाटा आपको यहाँ दिया है कि एक दुकानदार है, उसका नाम है चमन, वो इनसे 250 काइट्स ले जाता है। इसी तरह से रानी 300, रुखसाना 100, ये सारा पूरा दिया है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल। तो काइट का सिंबल यूज करके पिक्टोग्राफ बनाओ टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। आपको स्केल भी दे दिया कि एक जो सिंबल बनाओगे ना उसका मतलब है 100 काइट्स। अब इस स्केल का, या हम कह सकते हैं इस की का यूज करके पिक्टोग्राफ बनाना है, और जब बना लो तो फिर ये क्वेश्चंस के आंसर दे दो। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमारा डाटा है टेबल के फॉर्म में। सबसे पहले हम दोनों एक्सेस को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन है, एक तो शॉपकीपर का नेम है, दूसरा नंबर ऑफ काइट्स है।
तो किसी भी एक्सिस पे किसी भी इंफॉर्मेशन को आप रख सकते हो। हम देख चुके हैं किसी भी कैटेगरी को हम किसी भी एक्सिस पे रख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस पे नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड रख देते हैं और जो वर्टिकल वाली एक्सिस है वहाँ शॉपकीपर को रख देते हैं। तो वर्टिकल वाली एक्सिस पे सारे शॉपकीपर का नाम आपको लिख देना है। स्केल जो मानी है वो ऐसे साइड में आप लिख दोगे कि एक जो पतंग वाला सिंबल है उसका मतलब है 100 काइट्स। अब चमन ले जाता है 250 काइट्स। 250 को हम ऐसे लिख सकते हैं 200 + 50। तो 200 के लिए हम 2 पतंग ड्रॉ करेंगे और 50 इसके लिए आधी पतंग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 100 काइट्स के लिए एक फुल पतंग हम बना रहे हैं। तो 100 का आधा 50, उसके लिए आधी पतंग बनानी पड़ेगी कि नहीं। तो 2 पूरी 1 आधी, ये इस तरह से ड्रॉ कर दो। अब रानी देखो 300 काइट ले जाती है, तो 100 × 3 ये होता है 300, यानी 3 काइट पूरी हम दिखाएंगे। ये हमने दिखा दिया। रुखसाना 100 ले जाती है और 100 के लिए 1 काइट, तो ये हमने दिखा दिया। जसमीत 450, तो 400 के लिए तो 4 पतंग बनानी पड़ेगी और 50 के लिए आधी पतंग, तो इस तरह से ड्रॉ कर लिया। जेठालाल की बात कर लें 250, तो 200 के लिए तो 2 पूरी पतंग और 50 के लिए आधी पतंग, तो ये ड्रॉ हो गई। पूनम बेन की बात कर ले तो 700 काइट, 100 काइट के लिए एक, तो 700 के लिए 7 काइट शो करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ बन गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो हमको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो ए वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज। कितने सिंबल बने हैं। रानी वाले की बात कर ले तो रानी में देखो 3 बने हुए हैं काइट के सिंबल, तो लिख दोगे 3 सिंबल्स रिप्रेजेंट काइट्स दैट रानी परचेज्ड। बी वाला क्वेश्चन है, हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। सबसे ज्यादा काइट किसने खरीदी। अब देखो इसके लिए हमको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि किसने कितनी पतंग परचेज की, फिर सबकी वैल्यू निकालने के बाद देखो हाँ किसने ज्यादा की। पिक्टोग्राफ देखा, ज्यादा सिंबल किसके सामने बना है, पूनम बेन के सामने। देखो ढेर सारी पतंग, सबसे ज्यादा पतंग इसी सामने बनी है, तो बस बिना गिने हम बता देंगे भैया पूनम बेन ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ काइट्स परचेज की है। तो बी का आंसर हो गया। अब सी वाला क्वेश्चन है, हु परचेज मोर काइट्स, जसमीत और चमन। अब इन दोनों में बताओ कि जसमीत और चमन में किसने काइट ज्यादा परचेज की। टोटल का नहीं बताना, इन्हीं दोनों में बताओ। तो जसमीत का ये रहा, चमन का ये रहा, किसमें ज्यादा सिंबल बने हैं, जसमीत में ना। तो बस आंसर हो जाएगा जसमीत परचेज मोर काइट्स देन चमन। डी वाला है, रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज, इज शी करेक्ट। वाई। रुखसाना कह रही है कि पूनम बेन ने जो पतंग परचेज की है ना उसका नंबर रानी ने जितनी पतंग परचेज की है उसका डबल कर देना, उससे भी ज्यादा इसने की है। तो क्या ये सही है। द आंसर इज यस। हाँ ये सही कह रही है। क्यों सही कह रही है आपको रीजन ही बताना है। तो भाई रानी ने कितना परचेज की पहले आप ये देख लो। तो पहले आप लिखोगे यस शी इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है आपको रीजन ही बताना था। बिकॉज नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज इक्वल 300। रानी ने कितनी पतंग परचेज की 300। हमसे यहाँ किसकी बात कर रहा है, डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज। तो डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज, रानी ने जितनी पतंग परचेज की उसका डबल कर दें। डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 600। तो रुखसाना कह रही है कि रानी ने जितनी पतंग खरीदी ना उसका डबल कर दो ना, उससे भी ज़्यादा पूनम ने खरीदी है। तो रानी ने जितना परचेज की उसका डबल तो आ गया 600। अब पूनम बेन ने जितना खरीदी है वो है आपका 700, तो ज़्यादा ही तो आ रहा है ना। यहाँ एंड होगा 600 इज लेस देन 700, यानी 700 ज़्यादा है और 700 किसका है, पूनम बेन का है। तो रुखसाना सही कह रही है कि रानी ने जितनी काइट परचेज की है उसका डबल भी कर दो, तो डबल करोगे तो 600 आ जाएगा। तो इससे भी ज़्यादा पूनम बेन ने परचेज की, क्योंकि पूनम बेन ने 700 परचेज की है। तो इस तरह से इसका आप आंसर दे देना। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।